जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के परिचय को। इसके पहले आप लोगों ने एक परिचय, जो पूरे चैप्टर का परिचय था, उसकी वीडियोस, और उसी के साथ मैंने 1.1 का जो वीडियोस था उसको डाला हुआ है। उसके बाद मैंने आपके लिए 1.2 का परिचय और जो 1.2 का एक्सरसाइज है उसको पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं, मतलब इसके जो और जो पार्ट्स हैं, जो प्रकार है उसको। जैसे उप समुच्चय अब हम लोग को देखना है कि उप समुच्चय क्या होता है। इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ। तो उसके पहले हम लोगों ने सीखा है शून्य समुच्चय, या बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या होता है? जिसमें कि कोई समुच्चय के अवयव ही ना हो, उसे शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने सीखा हुआ था समान समुच्चय या असमान समुच्चय। वह क्या होता है? समान असमान, यदि अवयवों की संख्या जो है वह बराबर है और अवयव भी बराबर है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 ही केवल है, तभी वह समान है, तो समान नहीं है। और मैंने एक बताया हुआ था कि एक परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब कि जो खत्म हो जाए, जैसे कि निश्चित हो कि 1 है कि 2 है कि 3 है, मतलब अवयवों की संख्या, है ना, उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। और समान और परिमित में थोड़ा सा अंतर समझना है। और अपरिमित समुच्चय जिसमें कि कोई अंत ही ना हो, जैसे नेचुरल नंबर का समुच्चय, है ना। अब देखेंगे हम लोग उप समुच्चय, जिसको सबसेट बोलते हैं। देखो, उप समुच्चय कहते किसे हैं? उप समुच्चय जैसे उप मुख्यमंत्री सुने हैं ना, उप प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के जो नीचे वाले होते हैं। अच्छा, उप प्रधानमंत्री का भी सीटें नहीं बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति होते हैं ना। तो इस तरह करके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे वाले जो पद होते हैं उससे उपाध्यक्ष बोलते हैं। यानी कि समुच्चय के उपलक्ष्य में उनके नीचे वाले पद पे जो होता है उसे उप समुच्चय कहते हैं। यानी कि उनका गुण कुछ ना कुछ उसमें होता है। जैसे देखो, इसके डेफिनेशन के सबसे पहले बात कर लेते हैं, चाहे आओ एग्जाम्पल पहले समझाते हैं तब जाके उसका डेफिनेशन बताते हैं। देखो क्या होता है, जैसे देखना, ए जो एक समुच्चय है, ए समुच्चय में 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर 1 से लेके 5 तक के अवयव दिए हुए हैं। और समुच्चय बी है जिसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर के समुच्चय दिए हुए हैं, है ना। अब हमें देखना कि इस बी समुच्चय में जो अवयव हैं वही समुच्चय ए में है ना। लेकिन पूरे बी के समुच्चय ए में नहीं है, लेकिन ए का पूरा समुच्चय का जो अवयव है वो बी में है। अब बी में उसके अलावा भी है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि ए उप समुच्चय है किसका? बी का। देखो, अब उप समुच्चय का जो हम लोग ना एप्सिलॉन का चिन्ह लगाते थे या लगाते थे बिलोंग्स टू का, उसमें होता था बिलोंग्स टू, ऐसे होता था ना। और इसमें जो है ये बीच वाली जो डंडी होती है उस नहीं होती है। यदि नॉट बिलोंग टू लगाना और डोज नॉट बिलोंग्स टू, तो डोज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लगता है। तो फिर समुच्चय नहीं है तो उसके लिए ऐसे करके इसको काट देंगे। सी ना बनाना, नहीं तो ए बी सी जैसे दिखेगा। थोड़ा सा इसका जो मुंह है ना थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक। तो नाल चुंबक की तरफ क्लास 10th में पढ़े ही हो। अब देखो, इसके डेफिनेशन की बात करें, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव हो, बी का भी एक अवयव हो, यानी कि बी में भी हो, तो ए बी का समुच्चय कहलाता है। मतलब जो ए होता है वो बी का समुच्चय कहलाता है, बी ए का नहीं कहलाता है, ए बी का कहलाता है। समझ रहे हो ना। जैसे मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के होते हैं, है ना। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नहीं, ऐसे नहीं कहा जाता है, उस सिस्टम में नहीं होता, ठीक ना। इसे ए उप समुच्चय बी से दर्शाते, उप समुच्चय बोलते हैं और इसको नहीं बोलते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे देखो, अब मैं सी समुच्चय ले रहा हूं, जिस समुच्चय में मान लो 5 और 1 है, ठीक है। यदि मैं डी समुच्चय लूं, ई समुच्चय रिक्त समुच्चय, लो इसमें कुछ लिए ही नहीं भाई, छोड़ दिए, रिक्त समुच्चय हम लोग पढ़े हैं। और देखो, मान लो ई समुच्चय में ले रहा हूं, ई समुच्चय में मैं डाल दे रहा हूं 5 6 9 11, है ना। ये क्या है? 11। और आगे देखो, मैं ले रहा हूं मान लो एफ, इसमें लिख दे रहे हैं
10, 13, 18 और 5। अब एक और समुच्चय ले रहा है जी समुच्चय। जी समुच्चय में केवल मान लो 1 ले लेते हैं, है ना। अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन किसके समुच्चय। सबसे पहले ए का कंपेयर करो, किसका किसका समुच्चय है ना। तो ए देखो केवल बी का ही समुच्चय है और किसी का समुच्चय है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है 5 है, इसमें 2 है, इसमें रिक्त समुच्चय ये है। और देखो बी को, देखो बी किसी का समुच्चय नहीं है, क्योंकि बी के जो प्रत्येक अवयव हैं दूसरे के अवयव हैं ही नहीं, है ना। सी को देखो, सी 5 है और 1 है। अब देखो किसका किसका समुच्चय हो सकता है, तो इधर ध्यान देना कि सी जो है सबसे पहले समुच्चय होगा। देखो 5 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, 5 भी है 1 भी है, यानी कि सी समुच्चय होगा ए का, होगा ना। और देखो सी को जो समुच्चय होगा वह बी का भी होगा, सी समुच्चय होगा किसका, बी का। यदि डज नॉट लिखना हो हमें तो हम लिखेंगे कि बी, सी जो है वह किसका समुच्चय नहीं है, डी का समुच्चय नहीं है ना। तो क्या कह लेंगे, चाहे ऐसे देख लो, सी जो है वह ई का समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें 5 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो लिखेंगे सी समुच्चय नहीं है किसका, ई का, है ना। ऐसे कर लेंगे। अब देखो इसके बाद इसमें 5 है, तो देखो इसमें 5 है, 1 नहीं है, इसमें 1 है, तो इसमें 5 नहीं है ना। देखो समझना बात को कि मतलब इस पूरे का अवयव यदि इसमें है तभी समुच्चय है, समझ रहे हो ना। अब इसके उल्टा ना देखना, सर एक जो है इसमें है इसमें भी है, तो जी सी का समुच्चय है, सी जी का समुच्चय नहीं है, समुच्चय ना उप समुच्चय ना। सी जो है वह जी का उप समुच्चय है, नहीं है, जी सी का उप समुच्चय है, समझ रहे हो ना। मतलब कि जो छोटा है वही उप समुच्चय है, जी जो है वह सी का उप समुच्चय है, ये बात मैं बोल रहा हूं। आगे देखो उप समुच्चय किसमें 5 नहीं है, अरे भाई हमको जी में 1 है, तो जी का प्रत्येक अवयव सी में है ना, तो हमको प्रत्येक अवयव चाहिए, एक्स्ट्रा जो दिया उससे मतलब नहीं है। एग्जांपल समझो, देखो ना ये पहले वाले में 1 से लेकर 5 तक है, अब बी वाले में 1 से लेकर 9 तक है। हम लोग ए बी का समुच्चय कहते हैं ना कि 5 के अलावा भी तो है ना। उसी तरह जी सी का समुच्चय है, यानी कि जी में 1 है और 1 के अलावा और कुछ भी है तो उससे मतलब नहीं है, इस तरह समझना है ना। हो गया क्लियर। आगे देखो अब डी को ले लो, डी को, डी कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। और एक बात समझ लेना कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है ना। जैसे देखो लिखेंगे डी समुच्चय है ए का, डी समुच्चय है बी का, सबका समुच्चय ए टू, मतलब जितना लिखे हुए उतने का सबका, और सबके दुनिया में सबका समुच्चय होता है, दुनिया में सब समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जैसे देखो कैसे उप समुच्चय होता है, बात को समझना कि इसमें कुछ नहीं है तो रिक्त समुच्चय तो है ना, इसमें भी रिक्त समुच्चय, इसमें भी रिक्त समुच्चय, ये तो रिक्त समुच्चय है ही, सब में रिक्त समुच्चय, इसीलिए उप समुच्चय है इसका, है ना। आगे ऐसे देख लो ई किसका है, तो 5 6 9 11, देखो 5 6 9 तो है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन 11 नहीं है। जब 11 नहीं तो ई किसी का समुच्चय नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है। एफ देख लो 10 13 18 5 है, किसी में नहीं है। 10 तो किसी में भी नहीं है, तो है ही नहीं तो फिर लेंगे ही नहीं। जी देख लो 1 है, 1 है तो देखो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो हम कहेंगे कि जी जो है वह समुच्चय है ए का, जी जो है समुच्चय है बी का भी समुच्चय है, जी जो है वह समुच्चय है सी का भी है ना। लेकिन जी जो है वह किसका, डी का समुच्चय नहीं है, जी जो है वह ई का समुच्चय नहीं है। एक बात मत समझना कि देखो जी डी का समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, लेकिन डी जी का उप समुच्चय है, बात समझ रहे हो ना। यानी कि डी का प्रत्येक अवयव भाई अवयव ही नहीं है तो इसमें है,
लेकिन एक इसमें है, इसमें नहीं है। थोड़ा सा इसको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब आगे देखो, इसी तरह ई और एफ भी उप समुच्चय नहीं है ना। यदि बाय मिस्टेक मैंने उप समुच्चय की जगह पे समुच्चय बोल दिया है, आप उसका समझ लेना, उप समुच्चय और समुच्चय के चक्कर में दोनों गड़बड़ हो जाता है। चलो अब मैं बताता हूं कि किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, है ना। लिखना, हेडिंग ही समझ लो, किसी समुच्चय के उप समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या। भाई कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, चलो एग्जांपल लेके हम लोग बनाते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अच्छे से एग्जांपल लेंगे। देखो, पहला मान लो एक समुच्चय है भी, जो है 1 3 5। चलो 2 3 5 ले लेते हैं, 2 3 5। जानते हो 2 3 5 क्यों ले रहे हैं भाई? हम कह लेंगे अभाज्य संख्याओं का उप समुच्चय है ना। अब इस कह लेंगे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, भी यदि है, इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, चलो निकालते हैं। सबसे पहला समुच्चय, जिसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, सबका समुच्चय होता है 1। उसके बाद देखो 2 होगा ना उप समुच्चय, उप समुच्चय तो 2 है, इसमें 2 है तो 2 इसका उप समुच्चय है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, नाम लिखते चलेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। और आगे देखो, ये 3 जो है वो भी उप समुच्चय होगा ना। उसके बाद देखो अकेला 5 भी उप समुच्चय होगा ना। अब देखो 4 उप समुच्चय हम लोगों ने लिख लिए। उसके बाद देखो 2 और 3 भी तो उप समुच्चय होगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 3 उप समुच्चय होगा। और क्या होगा, 2 5 भी तो उप समुच्चय होगा ना। कितने उप समुच्चय हम लोगों ने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो एक चीज और, अब यदि हम लोग 3 और 2 लिखते हैं तो 2 3 तो ऑलरेडी लिखे ही हैं, क्रम तो कोई मतलब रखता नहीं है, तो भाई इसको छोड़ देंगे, है ना। इधर देखना, यदि 5 2 लिखते हैं तो 2 5 तो लिखे ही हैं, भाई क्रम का क्या मतलब है इसमें, नहीं ना मतलब है। अब देखो एक चीज और हमने लिखा कि अब देखो 3 और 5, देखो 3 5 कहीं नहीं लिखे हुए, नहीं ना, तो 3 और 5 इसका उप समुच्चय है ना। और क्या, एक चीज और, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ, और कोई तो बन नहीं रहा, एक उसी को लिख दो ना, क्यों नहीं। जब सब बराबर तो इहो इसके बराबर ना। तो देखो 8 उप समुच्चय हुए ना, देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा जो भी उप समुच्चय बनाएंगे वो नहीं होगा, क्योंकि देखो इसके बराबर हो जाएंगे। सपोज करो पहले हम लोग लेते हैं 5 और उसके बाद 2, है ना, पहले 5 और फिर 2, तो इस दोनों, तो ये उप समुच्चय और ये उप समुच्चय दोनों तो बराबर ही है। 5 2 लिखे या 2 5 लिखे, दोनों बराबर है ना, क्योंकि अवयव बराबर है, क्रम का बस डिफरेंट है। जब क्रम का डिफरेंट होता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो ये नहीं होगा उप समुच्चय। अब एक बात बताओ, कितने हैं, 8 उप समुच्चय हैं। इसका फार्मूला होता है 2n। ऐसे यदि थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे उप समुच्चय की संख्या बराबर होता है 2, तो 2 टू द पावर n। अब देखो इसमें n क्या है, इसको समझना है। n जो है, n बराबर समुच्चय के अवयव की संख्या, मतलब जितने समुच्चय के अवयव होंगे उसको क्या करें, 2 के पावर के रूप में लिख दें तो क्या हो जाएंगे, उतने उप समुच्चय हो जाएंगे। मतलब देखो वेरीफाई कर लो, समुच्चय की संख्या कितनी है, 3। तो 2 पे यदि 3 घात लिखते हैं, 2 पर घात n बराबर 2 पर घात 3 बराबर कितना होगा, 2 पर घात 8 ना, यानी कि 2 पर घात 3, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 8। देखो 8 अवयव हुए। इसी तरह इसमें देख लो, यदि इसके अवयवों को गिने तो 5 अवयव हैं, है ना। तो उप समुच्चय कितने होंगे, 2 पे घात 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 उप समुच्चय होंगे, जिसमें से कि एक तो कंफर्म है। और देखो
बंद करो। एक यह भी कंफर्म है। तो दो समुच्चय तो हम लोग, दो उप समुच्चय तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। और क्या है, एक यह होगा, एक यह होगा, एक यह होगा, एक यह होगा, एक यह होगा। अब उसके बाद फिर एक इसके साथ, एक इसके साथ, ऐसे 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 कर करके 32 उप समुच्चय होंगे, है ना। इस तरह देखो, इसमें 9 है तो 2 का गुणा 9 बार कराएंगे तो फिर उतने उप समुच्चय होंगे। इसमें रिक्त है तो एक उप समुच्चय होगा, है ना, क्योंकि 2 पे घात, देखना रिक्त का मतलब 0 ना, तो जब 2 पे घात 0 लिखेंगे तो 1 होगा, तो इसका उप समुच्चय रिक्त समुच्चय ही होगा। इस पे देख लो 4 हैं तो फिर क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसमें देखो, इसमें 4 है, 16 हो जाएंगे। इसमें 1 है तो 2 पे घात 1 यानी कि 2 होगा, है ना, क्योंकि एक रिक्त समुच्चय होगा और एक ये होगा, तो इसके 2 उप समुच्चय होंगे। ऐसे करके उप समुच्चयों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इसके कुछ नाम है भाई, जैसे ये तो सेम हमने लिख लिया, है ना, लेकिन ये जो है ये सेम मैंने नहीं लिखा हुआ, इसके जस्ट सेम नहीं है लेकिन उप समुच्चय है, तो इन लोगों को कुछ नाम रखते हैं, जैसे उचित उप समुच्चय, है ना, इसको पूरा मास्टर ही बोलते हैं, है ना। तो ऐसे करके इसके नाम है, मैं बता रहा हूं उसको, पहले इसको नोट कर। मतलब एक बात जान लेना कि जो समुच्चय है ना, वो पहला समुच्चय चाहे लास्ट समुच्चय का चाहे कोई भी समुच्चय, तो वही उप समुच्चय कहलाएगा जब ओकरा में रहेगा, है ना। जैसे देख लो, मतलब क्या है कि चीनी और पानी है ना, चीनी पानी का एग्जांपल ले लो। अब इस चीनी पानी के एग्जांपल में हम चीनी और पानी को एक में घोल दिए, तो चीनी पानी एक में मिल गया ना, तो चीनी जो है उस रस का उप समुच्चय है, क्योंकि उसमें चीनी है। पानी को अलग निकाल दिए, मतलब अलग पानी ले लिए, तो पानी जो है इस चीनी और पानी के रस का उप समुच्चय है, लेकिन ये चीनी पानी जो है उस चीनी का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि चीनी और पानी मिलके इस चीनी के रस को बनाया है। तो जब दोनों को मिलके बना दिया तो फिर ये इसका नहीं होगा, ये दोनों इसके होंगे अलग अलग, है ना। ये होता है उप समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये एग्जांपल याद कर रखोगे आप तो आराम से बना लोगे। देखने वाले हैं उचित उप समुच्चय, जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और एक होता है अधिसमुच्चय जिसको बोलते हैं सुपरसेट। क्या होता है देखो, जो मैंने एग्जांपल लिया हो ना उसी से समझाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया हुआ था कि V बराबर समुच्चय है इसका, क्या क्या है, इसके अवयव हैं 2, 3 और 5, यही अवयव थे ना। अब देखो इसके कौन कौन से उप समुच्चय थे। सबसे पहला था रिक्त समुच्चय, दूसरा था 2, समुच्चय को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना। इसका तीसरा उप समुच्चय था 3, इसका चौथा उप समुच्चय था 5, और पांचवा उप समुच्चय था 2, 3 था ना। छठवां उप समुच्चय था 2, 5, और सातवां उप समुच्चय था, अब देखो 2, 5 तो हो गया, 2, 3 भी हो गया, इसको लिख सकते हैं, एक 2, 5 है, 2, 5 भी हो चुका है, देख रहे हो ना। क्या बचा हुआ, 3, 5, तो ये एक इसका उप समुच्चय था, और एक जो था वो स्वयं ही था, क्या था, 2, 3, 5। अब देखो समझना बात को, जैसे हम लोग भिन्न पढ़े हैं, एक सम भिन्न होता है। सम भिन्न का मतलब जिसका जो हर हो वो अंश से बड़ा हो, है ना। भिन्न का मतलब ही होता है भाई कि मतलब ना 5/11 है, यानी कि कुछ भिन्न में मान दशमलव में आए भिन्न का। अब मान लो हम लोग 10/5 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो 2 हो गया ना, तो 2 तो हमारा दशमलव में आया नहीं, तो इसीलिए इसको विषम भिन्न बोलते हैं, इसको सम भिन्न बोलते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, यानी कि ये प्रॉपर नहीं है। तो सम जब नहीं है मतलब कि एक बात समझना, यदि कोई चोर है तो भाई चोरी अच्छा करेगा तभी तो उसको तुम चोर बोलोगे, हाँ? अब पता चले कि चोर ही है, चोरी ही नहीं कर रहा। जैसे हम लोग पढ़े हैं द थीफ स्टोरी में,
हरि सिंह एक अच्छा चोर था। मतलब कि अच्छा चोर का मतलब ये नहीं कि वो चोरी नहीं करता था, नहीं, बढ़िया से चोरी करता था, पूरा एक ही बार नीलवटा सन्नाटा कर देता था। तो वही मतलब है, यदि उप समुच्चय है तो उसके जो है अवयव उसके अंदर के होने चाहिए, न कि पूरा होना चाहिए, है ना। तो ये 7 जो होते हैं यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोल देते हैं? प्रॉपर सबसेट, है ना। यानी कि उचित उपसमुच्चय है, इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। समझ रहे हो ना बात को? यानी इसलिए इसको उचित उपसमुच्चय बोलते हैं क्योंकि हमको जैसा समुच्चय चाहिए वैसा है, जिसको उचित बोलते हैं। और ये अकेला जो है इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय, यानी कि सुपरसेट। सुपरसेट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये जो है वो सेम है। जब सेम है तो मालिक है ना, सुपर मतलब सुपर, सुपर से ऊपर है, तो ये मालिक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपरसेट। आसान सा है इसको पहचानना। और एक चीज और जानना, अभी बहुत कुछ आगे जानना है ना। 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए इसके आगे, जिसको आप आराम से करना। जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसका ना, मजे वाले हैं, क्योंकि उसको अपने मन से लेना है एग्जाम्पल और तब जाके प्रूफ करने हैं। देखो, इसको एक एकल समुच्चय क्या होता है, जिसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। एकल मतलब एक, है ना, एकल मतलब एक, यानी कि एक होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। भाई 2 देख लो, ये एकल समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं। 3 वाला देख लो, 5 वाला देख लो, है ना। ये जैसे मान लो लिख लिए समुच्चय 5, समुच्चय 13, या लिख लिए समुच्चय मंगलवार, है ना। अब ये मंगलवार किस टाइप का समुच्चय है भाई? अब मंगलवार इस टाइप का समुच्चय है, यदि कोई तुमसे पूछता है कि बजरंग बली के दिनों का समुच्चय, तो बजरंग बली का दिन मंगलवार को माना जाता है ना। शनिवार को भी पूजा करते हैं लोग, लेकिन शनिवार को नहीं होता है क्योंकि शनिवार शनिदेव का दिन होता है। होती है पूजा, वो अलग कहानियां हैं, लेकिन होता है ना। तो ऐसे करके समुच्चय है। तो लेकिन हनुमान जी जो है उनका पूरा ही दिन है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मंगलवार एक ऐसे मानते हैं लोग, अच्छा कहते हैं लोग। तो ये बातें हैं। चलो इसके बाद ना एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तब जाके हम लोग देखते हैं कि फिर अलग जो थ्योरीज दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि उपसमुच्चय, उसके बाद उचित उपसमुच्चय, अधि उपसमुच्चय और एकल उपसमुच्चय। ये उपसमुच्चय नहीं है, समुच्चय है ना। अब इसके बाद जो आगे के बचे हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलो नोट करो। अब हम लोग ना मतलब उपसमुच्चय देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि उपसमुच्चय क्या होता है और उसके बाद अधिसमुच्चय क्या होता है, और एकल समुच्चय को भी हम लोगों ने देखा हुआ है। अब देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके समुच्चय के उपसमुच्चय क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बताओ, वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से दिखाते हैं ना। आर बराबर होता है, आर में क्या क्या होता है, तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, -3 भी होता है, -5 भी होता है ना। उसके बाद 0 भी होता है, उसके बाद हमारा -1/2 भी होता है, 1/-2 भी होता है, और क्या होता है, पाई भी होता है, और क्या होता है, √2 होता है, √5 होता है। यानी कि वास्तविक संख्या हम पढ़े हैं ऐसी संख्या जिसमें कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी होती हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब देखो, इसके बाद इसी से बना हुआ है, देखना, नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाता है ना। उसके बाद है होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या होता है, जो 0 से प्रारंभ होता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डॉट 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 तक जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, तो 0 होता है और उसके साथ +-1, +-2, +-3, +-4, ऐसे करके ये अनंत तक जाते हैं। ये होता है
पूर्णांक, है ना। पूर्णांक के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मतलब कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों इसमें होते हैं, है ना। जैसे इसके अलावा भी होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, 5/-3 हो गया ना। यानी कि 1 भी आता है इसमें, -1 भी आता है और 0 भी है, ये भी परिमेय संख्या है। यानी कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q ये क्या हो कि हमारा पूर्णांक हो और Q जो हो बराबर न हो 0 के, बस एक टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। और पूर्ण परिमेय संख्या के बाद, उसके बाद परिमेय संख्या के बाद बारी आती है अपरिमेय संख्या। क्या दिखाते हैं, ये क्या होता है, मतलब कि जो ये न हो, जैसे √2, √5, पाई, है ना, इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हमें बताना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात बताना कि जो हमारा n होता है, नेचुरल नंबर होता है, वह समुच्चय होता है r का, है ना, क्योंकि इस r में ही ये होता है, इसी से निकाला गया इसमें से, है ना। उसके बाद देखो r ने क्या किया, कुछ और बांट दिया, तो 0 भी दे दिया, फिर इसके साथ वही नेचुरल नंबर आ गए, तो फिर क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। यानी कि होल नंबर होता है वह r के उपसमुच्चय होता है ना। हमारा जो पूर्णांक होता है, अब देखो इसने क्या किया कि r ने, मान लो कोई व्यक्ति है जो बांट रहा है पैसा वैसा जो भी, पहले क्या किया, 1 2 3 4 5 निकाला, अनंत तक इसको दे दिया, कहा ले जा भाई तू जी ले अपनी जिंदगी। फिर क्या किया, W को वही संख्याएं दी, साथ में 0 भी दे दिया। अब देखो तो ये क्या हो गया, इसका भी उपसमुच्चय है। फिर क्या किया कि उठाया और n और W को जितना दिया था उतना तो दिया ही, उसके साथ n के जो ऋणात्मक मान थे ना उसको भी दे दिया, कहा ले जा भाई तू थोड़ा सा ज्यादा ले ले, है ना। तो ऐसा कर लिया, तो फिर हमारा जो Z होता है वह भी उपसमुच्चय होता है किसके, R के। यानी कि वास्तविक संख्याओं के देख रहे हो ना, सभी उपसमुच्चय हो रहा है। और देखो फिर इसने क्या किया कि कहा कि भाई अब जो इन लोगों को मैंने दिया है ना, उसको थोड़ा सा और ले लो, तुम बटे के रूप में ले लो, पूर्णांकों के रूप में ले लो, 0 भी ले लो, सब ले लो, तुम थोड़ा सा अपरिमेय संख्या छोड़ के सब दे दिया इसको, है ना। तो फिर जो हमारा रेशनल नंबर है वह भी क्या है, समुच्चय है R के, वास्तविक संख्या के, रियल नंबर के। और देखो ये जो R है, R भी तो इसी में है ना, देख रहे हो R बार जो है वो इसी में है, इसी से उठा के दिया हुआ। तो जो R बार होता है यह भी उपसमुच्चय होता है किसके, R के। ये है पूरा खेल वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय का, है ना। आगे देखो, अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ ले, किसका कौन सा समुच्चय है, उपसमुच्चय है क्या नहीं। देखो n जो है, n को समझना, n का इस W का कुछ है ना, यदि इस n में सब चीज है W में, n का बस एक 0 नहीं है, यानी कि n W का उपसमुच्चय है ना, तो लिखेंगे क्या, n उपसमुच्चय W। अब देखो n जो है वह इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि सब चीज है, साथ में 0 भी है और प्लस माइनस भी है, तो क्या लिखेंगे, n उपसमुच्चय है किसके, Z के। और देखो n जो है इसमें भी है, क्योंकि बट्टे में 1 लगा दे, बट्टे में 2 लगा दे, सब चल जाएगा ना, तो इस रियल नंबर का भी उपसमुच्चय है। तो n जो है वह किसका है, रियल नंबर का भी उपसमुच्चय है। लेकिन देखो जो n में है वह रियल नंबर बार में, मतलब कि इरेशनल नंबर में नहीं है, नहीं ना है, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो जब अपरिमेय संख्या में नहीं है तो क्या लिखेंगे, n जो है वह उपसमुच्चय नहीं है R बार का, है ना। यानी कि देख लो 3 उपसमुच्चय हैं, एक उपसमुच्चय नहीं है। आओ W का देखते हैं, तो W तो n का उपसमुच्चय नहीं है, n W का उपसमुच्चय है ना। तो क्या लिखेंगे कि W समुच्चय नहीं है किसके, n के, है ना। अब देखो W का अधिसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है, नहीं ना है। अब W का Z से देखो,
तो W का जितना है उतना Z में है और साथ में 1 2 3 के प्लस माइनस वाले भी हैं, है ना। तो क्या हो जाएंगे, तो W जो है समुच्चय है किसके, Z के, है ना। और देखो W जो है वो समुच्चय है किसके, R के, है ना। और W जो है वो समुच्चय नहीं है R बार के, ये किसी के नहीं है ना। W समुच्चय नहीं है R बार के, तो देखो ये चीजें हो गई। इसके बाद यदि हम लोग Z को देखें तो Z का तो देखो ये तो उपसमुच्चय होगा नहीं, चलो इसको देखते हैं, R का होगा ना। तो जो Z है वह किसका, समुच्चय है R का, और जो Z है वह समुच्चय नहीं है R बार का, देख रहे हो ना। यानी कि कोई भी अपरिमेय संख्या का समुच्चय नहीं है। अपरिमेय संख्या बस एक रियल नंबर का समुच्चय है। देखो ये ना मैंने गलती क्या किया कि इसको Q से दिखाते हैं, क्वाटिएंट से, रेशनल नंबर को Q से दिखाते हैं। देखो एक चीज, जो ये रेशनल नंबर मैंने लिखा हुआ नहीं तो ये रियल नंबर होता है, दोनों तो सेम हो गया, इसको ना Q से दिखाया जाता है, क्वाटिएंट, और ये Q बार से दिखाते हैं, है ना। बाय मिस्टेक मैंने जल्दी में दोनों कर दिया। आपको जहाँ भी R दिखे देखो वहाँ Q कर लो, सभी जगह नहीं, जहाँ रियल नंबर का काम है वहाँ रियल नंबर ही रहने देंगे। ये Q बार हो गया। इसके बाद देखो ये W जो है वह R बार नहीं, यहाँ Q बार कर लेते हैं, है ना। तो ये Q बार हो गया, यहाँ भी Q हो गया। तो और आगे देखो, यहाँ देखो ये R नहीं Q होगा, और यहाँ भी Q बार होगा। यहाँ देखो ये R होगा, Q है, R है ना, तो Q होगा, और यहाँ पे Q बार होगा। इस तरह समझना कि जो, अब देखो इसके बाद Z का हम लोगों ने कर लिया, Z उप समुच्चय है Q का, और Z उप समुच्चय नहीं है Q बार। अब देखो जो Z के बाद Q की बारी आती है, जो परिमेय संख्या है वह देखो, जो Q है जिसको क्वाटिएंट परिमेय संख्या है, वो देखो Q बार में तो होगा नहीं, तो ये क्या होता है कि उप समुच्चय नहीं होता है ना। इस तरह करके हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय के, जो समुच्चय के उप समुच्चय उसको हम लोगों ने देखा। अब ये जो है हमको आगे बहुत अच्छा काम आने वाला है, इसको आराम से समझ लेना, रट लेना, जो भी है लेकिन काम आएगा। अब ना हम लोग जो समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं। इसके पहले ऊपर ही हम लोग बस उड़ रहे थे लोग, अब समुद्र में अब जाना है। और ये वास्तव में मान लो तो समुच्चय एक समुद्र ही है, और जिसमें तैर पाना सबके बस की बात नहीं है, बड़ा समझना पड़ता है ना। तो 1.1 और 1.2 बड़े मजे से बनाए, 1.3 भी बनाओगे वैसे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे ना 1.6.2, मतलब कि ना अंतराल R के उपसमुच्चयों के रूप में, मतलब जो अंतराल R है ना, R रियल नंबर होते हैं, तो उसके अंतराल के उपसमुच्चयों के रूप में, अंतराल मतलब के बीच की दूरी होती है, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी को अंतराल कहते हैं। जैसे इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ R। देखो सबसे पहले थोड़ा सा चिन्ह को समझेंगे, ब्रैकेट को। देखो हम लोग किसी समुच्चय को दिखाना होता है, जैसे B भी एक समुच्चय है जिसमें अवयव मान लो A और B दो अवयव है ना। तो इसका मतलब हुआ कि केवल दो अवयव हैं, केवल दो अवयव हैं, है ना। इसका स्पष्ट शब्द में मतलब हुआ कि केवल दो अवयव A और B है ना। लेकिन वही मझोले कोष्ठक के जगह पे बड़ा या छोटा कोष्ठक का उपयोग हो जाए तब इसका अर्थ बदल जाता है, तब इसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो कैसे, सबसे पहले मैं इसको समझा रहा हूं तब जाके इस चित्र को बताऊंगा कि क्या होते हैं, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो चित्र समझना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ये जो है ना अंतराल R तक जाता है। अंतराल R का मतलब हुआ, यदि एक संख्या रेखा मैं दिखाऊं यहाँ पे, देखना इधर, यदि यह 0 है, 1 2 3 4 5 है, -1 -2 -3 है, इस 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? अब परिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है ना। जैसे 1.1, कोई कहता है 1.11, कोई कहता है 1.11, कोई कहता है 1.111,
कोई कहता है 1.12 हाँ, ऐसे करके 1.111111 कभी खत्म होने वाली है नहीं ना। तो ऐसे करके अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती हैं, है। इसी के बीच में √3 भी आता है ना। 1.41 करके आगे आगे कुछ मान होते हैं, तो ये इसी के बीच में आता है। तो इसी तरह यानी कि अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं इसके बीच में होने वाली है। समझना बात को। यदि दोनों कोष्टक छोटे वाले हैं, है ना, तो छोटे वाले, पहले थोड़ा सा कोष्टक का मतलब बताऊं। देखो, यदि छोटा वाला ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि शामिल नहीं करना है ना। छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल नहीं करना है ना। यदि कोई है, अब मैं अभी बताता हूं कि इसकी लिमिटेशन कहां से कहां तक है, अभी समझा रहा। बस इतना समझो कि जहां भी छोटा ब्रैकेट दिखे समझना शामिल नहीं करना है, यानी कि हमें ए से लेके बी के बीच की संख्याएं चाहिए। तो ए शामिल करेंगे कि नहीं, बी शामिल करेंगे कि नहीं, ये क्या करेगा, इसका ब्रैकेट बताएगा, है ना। देख लो, इसमें दोनों में बड़ा ब्रैकेट है, इसमें दोनों में छोटा ब्रैकेट है। इसमें ए के तरफ बड़ा ब्रैकेट, बी के तरफ छोटा ब्रैकेट, इसमें ए के तरफ छोटा ब्रैकेट, बी के तरफ बड़ा ब्रैकेट, है ना। तो ये मतलब है। अब देखो, बड़ा के कोष्टक का मतलब है, इसका मतलब है कि शामिल करना है ना। तो इसको भी बता रहे हैं कैसे शामिल करने की बात हो रही है। देखो बात, सबसे पहले इसका परास लिखते हैं। परास मतलब अंतराल, कहां से कहां तक हो सकता है। हम लोग प्रश्नावली 1.1 में मतलब उनके बीच में लिखते थे ना, x इस प्रकार है कि x इक्वल टू एक नेचुरल नंबर है, इसके आगे लिख लेते हैं ना, नेचुरल नंबर जो है x 5 से बड़ा है और 15 से छोटा है, और साथ में बराबर का भी चिन्ह लगाते थे कि 5 से बराबर है या 15 से बराबर है नहीं है, वही परास लिखना है। देखो, इसका मतलब है x सच डेट क्या, तो x जो है ना वह क्या है, तो इस a से बड़ा है, देख रहे हो ना, a से बड़ा है, और किससे छोटा है, तो b से छोटा है। और देखो, इसके परास में जब दोनों को शामिल नहीं करना है तो बराबर का चिन्ह भी नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो ना। यानी कि x a से बड़ा है और b से छोटा है, वही ना किए हैं। यदि 1 और 2 के बीच में निकाले हैं 1.11 1.11 ऐसे करते गए हैं, कभी ये 1 से छोटा नहीं ना है और 2 से भी 1 से छोटा नहीं है और 2 से बड़ा नहीं है ना। ऐसे करके आगे देखो, तो ये हो गया इसका परास, किसका, ब्रैकेट में a और b का। देखो, एक बात बताओ, a और b का मतलब इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसके बीच में ना अनंत अवयव हो सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। जैसे अभी मैं एग्जांपल से बताया हूं कि 1 और 2 के बीच में अनेक संख्याएं हो सकती हैं, सभी संख्याएं तो अवयव है ना, है इसमें 2 अवयव हैं, इसमें अनंत अवयव हो सकते हैं। अब चलो लेते हैं, इसके बाद इसका है, दोनों में ब्रैकेट है ना बड़ा वाला, बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल करना है, यानी कि a को भी शामिल करना है और b को भी शामिल करना है। तो देखो लिखेंगे क्या, x सच डेट, कैसे कि x किससे बड़ा है, a से, और बराबर भी है, देख रहे हो ना, a लेना है उसमें, और x छोटा है b से और बराबर भी है ना। यानी कि बस अंतर क्या है इसमें कि a और b दोनों ले लेने हैं, बस ये चीज है। इसमें भी बताओ कितने अवयव होंगे, इसमें भी अनंत अवयव हो सकते हैं, अनंत अवयव हो सकते हैं। आगे देखो, अब देखो, एक के तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट है और बी के तरफ छोटा वाला ब्रैकेट है, आ रहा है ना, ये देख लेना। तो जब a के तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट है, b के तरफ छोटा वाला ब्रैकेट है, तो एक बात बताओ कि ये भी तो परास तो ये होगा x सच डेट, जो x है ना वह a से क्या है, बड़ा है ना, देख रहे हो ना, a से बड़ा है और बराबर भी है, क्योंकि देखो बड़ा वाला ब्रैकेट इधर लगा है तो शामिल करना है ना, तो ये बराबर भी है, और b से क्या है, छोटा है। अब देखो b के तरफ छोटा वाला ब्रैकेट लगा है तो इसे शामिल हमें नहीं करना है, तो यहीं पे क्या करेंगे, बंद कर देंगे।
इसके भी बीच में अनंत अवयव हो सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? बस देखो समस्या वही है, बात वही है कि अनंत अवयव होंगे, बस ब्रैकेट का मतलब है कि ए को लेना है कि नहीं लेना है, बस यही सीखना है, शामिल करना है कि नहीं करना, और सब तो सेम ही चीज है। आगे देखो इसमें भी वही है, एक्स सच डेट एक्स जो है वह ए से बड़ा है, बराबर नहीं है क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ, और बी से क्या है, छोटा है। तो जब बी से छोटा है साथ में बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा है तो बी से बराबर भी है, तो बी से छोटा भी है और बी से बराबर भी है। आगे देखो इसमें भी अनंत अवयव हो सकते हैं, अवयव आराम से इसमें भी हो सकते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में एक फिगर बनाई हुई है जो समझाने के लिए बनाई हुई है, समझना। यदि खाली गोला है उसका मतलब है कि शामिल नहीं करना है, और यदि भरा हुआ गोला है इसका मतलब है कि शामिल करना है। तो देखो समझ लो, खाली गोला का मतलब शामिल नहीं करना है, ये चित्र का है, और यदि भरा हुआ गोला है तो इसका मतलब है कि शामिल करना है। इसका भी उपयोग हम लोग करेंगे। देखो तो यानी कि इसका मतलब है ना, ये अनंत संख्याएं संख्या रेखा पे हो सकती हैं इसके बीच में, बस हमें क्या करना है कि ए और बी दोनों को शामिल नहीं करना है ना। इसमें देखो ए और बी दोनों को शामिल करना है क्योंकि दोनों बंद हुए हैं। इसमें देखो ए को तो शामिल करना है, बी को शामिल नहीं करना है। इसमें देखो ए को नहीं शामिल करना है लेकिन बी को शामिल करना है। तो ये है हमारा अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, है ना। तो मतलब अंतराल आर, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर के बीच में देखो परिमेय संख्या भी आ सकता है और परिमेय संख्या भी आ सकता है ना। तो इसे बोलते हैं कि अंतराल आर के रूप में, जैसे 1.41111 ये अपरिमेय संख्या होगी। तो ये होता है अंतराल आर के बीच में, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखें, मैंने यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट का यूज किया है, तो बड़े वाले ब्रैकेट परास के लिए ना यूज करके हम लोग अभी तक जो मझला ब्रैकेट है उसी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो क्यों नहीं यहाँ भी मझले ब्रैकेट का ही उपयोग कर दें, पूरा झंझट ही खत्म, है ना। तो देखो मझले ब्रैकेट का आराम से यूज कर देना। बड़ा ब्रैकेट का मीन बस मतलब वही है कि शामिल करना है, और यदि नहीं है तो शामिल नहीं करना है ना। तो ये समुच्चय में होता है, ये तो हम लोग परास इसका लिख रहे हैं, तो परास में तो चल सकता है, लेकिन ऐसे ना हमारे एनसीईआरटी की बुक में सेम टू सेम मतलब ना इसको क्या किया कि मझले ब्रैकेट में यूज किया हुआ है। तो अपने मन से क्यों जाए बड़े वाले ब्रैकेट में यूज करने, पता चले ज़्यादा झमेला हो जाए, तो झमेला लेके चलना नहीं है, तो इसीलिए चलो इसको नोट कर लो। अब है 1.7 घात समुच्चय, पावर सेट्स। इस घात समुच्चय को, पावर सेट्स को हम लोगों ने पढ़ चुका है। मतलब ना किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के संग्रह को ना घात समुच्चय कहते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन की बात करें तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। इसको पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं ना पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जो हम लोगों ने सबसे पहले एग्जांपल मैं समझा रहा था तभी लिया हुआ हूँ, क्या इसके पहले वाले में, कि यदि 2, 3 और 5 ये 2, 3 जो हैं समुच्चय के अवयव हैं, इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। सबसे पहले 5 हो सकता है जिसको हम लोगों ने ब्रैकेट से दिखाया हुआ था, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसके साथ 2, 3 हो सकता है 2, 5 हो सकता है ना, और 1 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है। काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। एक और जो है जो स्वयं का ही है, क्या, 2 3 5 ये हो सकता है, इसको अधि समुच्चय बोलते हैं, याद है ना। अब देखो इतने समुच्चय है ना, इन पूरे उप समुच्चयों, जो जितने उप समुच्चय हम लोगों ने लिखा है उसके पूरे उप समुच्चयों के जो संग्रह को ना ऐसे संग्रह करके एक उप समुच्चय बना लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख दें कुछ ए,
तो ये क्या हो जाता है कि इसका घात समुच्चय हो जाता है। मतलब कि 8 उप समुच्चय बने हैं और 8 उप समुच्चय को हम लोगों ने एक समुच्चय के रूप में लिख दिया। जैसे इसके जितने अवयव हैं, इस मान लो ए के, थोड़ा सा नाम मैं चेंज कर देता हूँ इसको, मान लो भी के जितने अवयव हैं वह क्या है, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय हैं, है ना। अब उप समुच्चय में ये 7 जो होते हैं वह तो उप समुच्चय होते हैं, उचित उप समुच्चय बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अधिक उप समुच्चय, सुपर सेट बोलते हैं। उसी सुपर सेट का जो घात के रूप में मैंने बताया हुआ था ना अभी पहले वाले में, बस वैसे ही है इसमें। अब देखो इसके बाद इसके ना मतलब उप समुच्चय के बस यही हो गया पावर सेट, घात समुच्चय। अब देखो इसके फार्मूले होते हैं, मैंने बताया हुआ है कि किसी समुच्चय के जो उप समुच्चय की संख्या होती है कैसी होती है, तो ये होती है 2n के रूप में, जहां n है वह क्या है, जहां n अवयव की संख्या है। समझ रहे हो ना बात को। मान लो उसमें 3 है तो 2 पर घात 3 यानी कि 2 पर घात 3 हो गया ना, तो क्या हो गया 8 हो गया, 8 अवयव हुए। यही है हमारा उप समुच्चयों के मतलब घात समुच्चय जिसको बोलते हैं। मतलब कि जितने उप समुच्चय उन्हीं को बस क्या करना है कि समुच्चय के रूप में लिख देना। यही थोड़ा सा मतलब घात समुच्चय और जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मतलब उप समुच्चय का जो घात के रूप में था उप समुच्चय, उसमें क्या अंतर है। क्योंकि घात समुच्चय में भी हम लोग सभी उप समुच्चयों को लिख रहे हैं और उप समुच्चय में भी सभी उप समुच्चय ही होते हैं। अंतर बस इतना है कि इसमें इसके सभी उप समुच्चय को एक साथ लिख के उसको समुच्चय बना लेते हैं और उसमें एक उप समुच्चय को अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अंतर बस यही है, यानी कि उप समुच्चय के सभी समुच्चयों को है ना उसको एक साथ समुच्चय बना दे किसी समुच्चय के, तब जाके होते हैं, उसमें अलग अलग लिखते हैं और कोई अंतर नहीं, बस यही अंतर है। देखो 1.8 है, देखो 1.8 है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है मतलब ना, ये उप समुच्चय का ही एक रूप है। देखो कैसे, मतलब मान लो हम लोगों ने लिया 1 2 3 4 5, ये 5 अवयव एक समुच्चय भी में हम लोगों ने लिया है ना। अब इस भी का जो अवयव है, अब मान लो एक ले लिए समुच्चय हम लोगों ने ए जिसमें 1 है 2 है, एक ले लिया हम लोगों ने बी जिसमें 1 भी है 2 भी है 3 भी है, एक ले लिया हम लोगों ने मान लो 2 और 5 है ना, डी ले लिया हम लोगों ने मान लो समुच्चय में 1 2 3 4 है ना। तो देखो इस पांचों समुच्चय में ना सार्वत्रिक जो सूचक हो समुच्चय होगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भी का सब उप समुच्चय है। तो यदि सब उप समुच्चय है तो जो है सब में, मतलब जो सब में का सब उसी में है, उसी को सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। जैसे देखो 1 2 इसी में है, 1 2 3 इसी में है, 2 5 इसी में है और 1 2 3 4 5 जो भी है 5 छोड़ के 4 तक इसी में है ना। तो इसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। इसी तरह जैसे कि मान लो किसी की जनसंख्या बतानी हो किसी देश की, या तुम अपने गांव का बताओ, तो हम लोग देश में ही रहते हैं ना, तो गांव की जनसंख्या बता रहे हो तो क्या है, सार्वत्रिक सूचक हमारा देश है, विश्व है, इस तरह करके समझ रहे हो ना। तो इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक समुच्चय यही है और कुछ नहीं है ना। जैसे सार्वत्रिक समुच्चय होता है ना जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसको दिखाते हैं यू से, है ना। तो अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे 1.3 को। जय हिंद जय हिंदुस्तान।